जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है कि इसको ना आप जजमेंटल होके नहीं देखना। स्टैटिक्स बेस्ड वीडियो रहेगी, डाटाबेस वीडियो रहेगी, ऑब्जर्वेशन बेस्ड वीडियो रहेगी, उसी के हिसाब से आपको देखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने बीटेक की तरफ से बोल दिया या डिप्लोमा की तरफ से बोल दिया। ये आर्गुमेंट हो सकते हैं, इसको आप एज ए आर्गुमेंट ले सकते हो और इससे आपके कोर्ट के सेहत पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरी कुछ एडवाइस होंगी, वो बीटेक के लिए भी होंगी, डिप्लोमा के लिए भी होंगी, जो मैंने इससे पहले जितने केसेज इस टाइप के पढ़े हैं उसके बेसिस पे। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपनी तरफ से कर सकते हो। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, बीटेक वाले भी परेशान हैं, डिप्लोमा वाले भी परेशान हैं। बीटेक वाले परेशान हैं कि एक नौकरी किसी तरीके से लग रही थी, अब वो कोर्ट में चली गई मैटर। डिप्लोमा वाले परेशान हैं कि बीटेक वाले नहीं होते तो हमारा कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है, या जिनके कम नंबर उनको लग रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाता। कुछ बीटेक वाले बच्चों ने कहा कि डिप्लोमा को कोई यूट्यूबर है जो फीड कर रहा है और वो पैसे कलेक्ट कर रहा है, उनसे केस करवा रहा है, बोल रहा है कि 2-3 हियरिंग में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो पहली एडवाइस डिप्लोमा से ही शुरू करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा फीड कर रहा है कि 2-4 हियरिंग में सब काम ख़त्म हो जाएगा, आप जीत जाओगे या हार जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टाइम लगता है केस में, और इसमें सिंगल बेंच में भी कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। मैं बहुत बता रहा हूँ, अगर बहुत फास्ट आपका केस चला तो अभी आप खुद भी सोच के देखो कि अभी 14 मई को आपको नेक्स्ट हियरिंग आपके केस की लगी हुई है। इससे पहले अभी जो सुनवाई थी उसमें ऑर्डर आया तो 3 वीक का टाइम दिया गया है। जो रिस्पोंडेंट हैं उनको, मतलब बेसिकली जो सरकार होंगे या सरकार के पक्ष रखने वाले या जो पुलिस बोर्ड है, उनको जवाब देने का। उसके बाद 2 वीक का टाइम दिया गया है आपको रिप्लाई देने का। उसके बाद सप्लीमेंट्री आएंगी, कभी टाइम्स आएगा, कभी अपीयर होने के लिए लॉयर साहब नहीं रहेंगे, तो कुछ न कुछ आता रहेगा। और अभी 14 मई के बाद अगर आप कैलेंडर देखोगे तो जून तो पूरा ही साफ है, मई में भी काफ़ी छुट्टियां हैं कोर्ट की, जून पूरा हॉलीडे है और ये 8 जुलाई तक हॉलीडे है। तो जुलाई लास्ट तक कहीं आपकी फर्स्ट हियरिंग होने के चांसेज हैं, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद। उसके बाद बहुत सारी सप्लीमेंट्री एफिडेविट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आर्गुमेंट होगा। तो ये मान के चलो भाई कि मिनिमम इतना टाइम लगेगा, 1 साल के आसपास। तो अगर कोई आपको फीड कर रहा है कि बस 1-2 हियरिंग में सब निपट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अपने दिमाग से निकाल देना, काउंटर प्लानिंग भी करके रखना। और इसमें एकदम सिमिलर केस राजस्थान का, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उनकी केस चले जा रही है, 2 साल हो चुके हैं। जो अब सिंगल बेंच थी उसका जजमेंट आ गया, पर वो डिवीज़न बेंच में चल रही है केस। सिंगल बेंच में जो बीटेक वाले थे वहाँ पे पार्टी नहीं थे, पर यहाँ पे मैं बीटेक वालों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई आप पार्टी बन जाना। पार्टी नहीं बनोगे तो सरकारी वकील के भरोसे आपका आर्गुमेंट नहीं रखा जाएगा। मैं आपको क्लासिकल एग्जाम्पल इससे पहले ही बताया हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सिमिलर टाइप का केस था राजस्थान का, जिसमें जो पक्ष ले रहे थे, जो स्टेट काउंसिल थे या सरकार के जो वकील थे, उनके सामने ही डिप्लोमा के वकील ने मिनिमम क्वालिफिकेशन को एसेंशियल क्वालिफिकेशन बना दिया, और जो स्टेट काउंसिल थे उन्होंने कुछ नहीं कर पाया या कुछ किया नहीं या कहना नहीं चाहा, मतलब कोई आर्गुमेंट उनका नहीं हुआ। और इसी बेसिस पे जो डिप्लोमा है वो केस जीत गया। आपको लगेगा सर मिनिमम को एसेंशियल बना दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? भाई इससे फ़र्क पड़ता है। मिनिमम मतलब होता है ये क्वालिफिकेशन हो, इसके अलावा कुछ हो तो चल सकता है। एसेंशियल मतलब है यही होना चाहिए, जो लिखा है वही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा हल्का एग्जाम्पल है, बट आप समझना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, कोई लड़का कहता है कि तुम मेरी बीवी बन जाओ, और वही कहता है तुम ही मेरी बीवी बनोगी। तुम मेरी बीवी बन जाओ ना, ये एक प्यार का इजहार हुआ, इस पे कोई केस नहीं होगा, पर तुम ही मेरी बीवी बनोगी एक तरह से थ्रेटन किया जा रहा है। बस ही वर्ड जोड़ा गया है, पर एक में थ्रेटनिंग है कि भाई मैं हंगामा करूंगा, मैं प्रेशर बनाऊंगा, मैं गन ला के कनपट्टी पे लगाऊंगा, तुम ही को मेरी बीवी बनना पड़ेगा। पर एक में वो चीज़ें नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है मिनिमम और एसेंशियल में, और उसने एसेंशियल प्रूव किया। एसेंशियल जैसे ही प्रूव हुआ, बीटेक की केस कमज़ोर हो गई। और ये वही वैकेंसी है, मतलब कितना नकारापन होता है हमारे सरकारी सिस्टम में। आप सोच के देखो कि ये वही वैकेंसी है राजस्थान की। मगर बताऊं 2014 में आई थी,
उसमें बीटेक का सिलेक्शन हुआ था, सेम रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोई चेंजेज नहीं हुए रूल्स रेगुलेशन में। बस इतना डिफरेंस था कि 2014 में इस वैकेंसी को आरपीएससी ने लिया था, मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया था, और उसके बाद वो सबऑर्डिनेट बोर्ड को दे दिया गया। बस इतना ही डिफरेंस था। रिक्रूटिंग बॉडी चेंज हो गई। 2014 में बीटेक वाले सेलेक्ट हुए, वो जॉब भी कर रहे हैं, और 2020 की वैकेंसी है उसमें से कोर्ट ने बीटेक को बाहर कर दिया, सिंगल बेंच ने। हालांकि डिवीजन बेंच में केस अभी भी चल रहा है, पेंडिंग है। पर सेम वैकेंसी के लिए बिना रूल चेंज किए, एक बार वैकेंसी आती है तो उसमें बीटेक एलिजिबल है, दूसरी बार आती है तो कोर्ट मना कर देती है। तो ये नकारापन होता है हमारे सरकारी सिस्टम का। और सरकारी वकील को मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई उनके पास दुनिया भर के मैटर होते हैं यार। मतलब सरकार कहां कहां हग रही है, उस आदमी को सब पे धूल डालना होता है। वो बेचारा क्या करेगा। कहीं मर्डर के केस चल रहे हैं, किसी का रेप हुआ पड़ा है, सरकार को वहां पे रिप्रेजेंट करना है। वो आदमी ऐसे एसेंशियल केसेस देखेगा कि आपका देखेगा कि भर्ती में क्वालिफिकेशन क्या चली गई है, फलाने क्या चली गई है, तो वो भी ऐसे ही प्रेजेंट हो जाते हैं। चूंकि सरकार की तरफ से किसी को प्रेजेंट होना ही है तो प्रेजेंट हो जाते हैं। ना ही उनके पास उस टाइप का कोई आर्गुमेंट होता है, ना ही प्रिपरेशन होता है। उनको तो लगता है भाई ठीक है, बीटेक जीते तो बीटेक जीते, डिप्लोमा जीते तो जीते, कोई जीते भाड़ में जा, हमारा क्या है। अगर कुछ होगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, हम बोल देंगे वो मतलब इनको पता नहीं था बोर्ड वालों को, इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, काम खत्म हो गया। तो मैं इन शॉर्ट कहना चाह रहा हूं कि बीटेक को अपना पक्ष रखना चाहिए। आपका जो भी पक्ष है आप उसको रखिए, अपने लॉयर के साथ रखिए, थर्ड पार्टी बनिए, जाके बात कर लीजिए। अगर नहीं हो थर्ड पार्टी तो, अगर उनके भरोसे हो तो, क्योंकि राजस्थान वाली केस जो मैं आपको बता रहा हूं, जब सिंगल बेंच का जजमेंट आ गया, डिवीजन बेंच में वही वकील जो सरकारी थे पहले बीटेक का पक्ष ले रहे थे, अब डिप्लोमा का पक्ष ले रहे हैं। तो यही चलता रहता है। और कई सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे, कई सारे डाउट्स हैं। सारे डाउट्स पे मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूं कि क्या क्या चल रहा है। डिप्लोमा वाले बच्चों के भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ बीटेक वालों के भी डाउट्स हैं। ये आपके केस का स्टेटस है, ये मैं कोर्ट का आपको लगा दिया, बस एज ए प्रूफ लगा दिया कि भाई आप भी देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट का है, इधर हाई कोर्ट का है। तो अभी तो मान लो कि जुलाई एंड तक आपकी फर्स्ट हियरिंग भी नहीं हो पाएगी। तो अभी तो जो हुई है, मैं सोच लेना कि हियरिंग, अभी तो आपका बस डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान हो रहा है कि भाई आप क्या कह रहे हो इस केस पे, आपका क्या कहना है, इनका ये कंप्लेन है, फिर वो सीट एफिडेविट लगाएंगे, फिर उस पर सप्लीमेंट्री लगाएंगे, फिर उस पर सप्लीमेंट्री लगाएंगे। ये सब चलता रहेगा। और कितना टाइम मांगेंगे वो डिपेंड करता है। कोई कहता है भाई हमको 4 वीक चाहिए, कोई 2 वीक से कम का तो कोई टाइम मांगता भी नहीं है। तो ये केस ऐसे भागते हैं। जब नेक्स्ट लिस्टिंग आती है तो वो महीना 2-2 महीना इसीलिए लग जाता है। अब यही सारा फसाद का जड़ है कि ये क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, ये आपके रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन किया गया है, ये आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। बस मतलब अगर इनका कंक्लूजन करें तो कोई चेंजेस नहीं है, वर्डिंग का आगे पीछे हो सकता है। बीटेक को फिर से मेरी एक एडवाइज होगी कि अगर आप केस में जाओ तो इक्विवेलेंसी पे मत लड़ना। आपका सरकारी वकील इक्विवेलेंसी पे ही लड़ने वाला है, क्योंकि बोर्ड को इतना ज्ञान होता नहीं है। वो भी इक्विवेलेंसी पे ही कहेंगे। वो यही कहेंगे कि चूंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट एजुकेशन मेंशन किया गया है या समकक्ष मेंशन किया गया है, इसी वजह से हमने बीटेक को एलिजिबल किया है। हालांकि कई बच्चों का ब्लेम ये भी है डिप्लोमा वालों का कि पहले मेल किए थे बीटेक वाले एलिजिबिलिटी के लिए, डिप्लोमा वाले मेल किए थे तो उनको जवाब आया था कि एलिजिबल नहीं है। वही बोर्ड बाद में मेल पे रिप्लाई देके कहता है कि एलिजिबल है, आरटीआई में कहता है कि एलिजिबल है। तो बोर्ड खुद ही कंफ्यूज है कि उनको क्या करना है, एलिजिबल करना है या नहीं करना है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसपे उनको डांट पड़ेगी कि भाई आप पहले खुद तो डिसाइड कर लो कि कौन एलिजिबल है कौन है। अगर डॉक्यूमेंटेशन वहां पे दिखाया जाता है कि ये पहले ये जवाब है बोर्ड का, बाद में ये जवाब है, अगर ऐसा होता है तो चूंकि उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है तो वहां पे भी उनको डांट पड़ेगी। पर वो सरकारी सिस्टम है, वो तो कह देंगे कि कोई सबऑर्डिनेट कर दिया जिसको पता नहीं था, कोई कह देंगे, कभी तो ये इतना हद तक चले जाते हैं, कह देते हैं कि टाइपो एरर हो गया, ये लिखना था पर ये हो गया, इस चक्कर से कंफ्यूजन आ गया। वो तो कुछ भी कह के निकल लेते हैं, पर अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है बच्चों को, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, चाहे बहुत सारे डिप्लोमा वाले परेशान हैं कि उनके तो अच्छे नंबर है, उनका सिलेक्शन हो रहा था, अब वैकेंसी कोर्ट में चली गई है, पता नहीं कब तक क्लियरेंस होगा, जब तक जजमेंट नहीं आएगा। फिर जजमेंट आएगा सिंगल बेंच का तो फिर जो हारेगा, चाहे बीटेक हारे चाहे डिप्लोमा, और फिर वो तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं लोग, जो हारेगा वो फिर डिवीजन बेंच में जाएगा। तो ये चीज़ें तो ऐसी चलती रहती हैं।
ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कंफ्यूजन है। बीटेक को मैं ये कहूंगा कि आप इक्विवेलेंसी पे नहीं लड़िए, आपके पास और भी बहुत सारे ग्राउंड है। भाई आपने कॉलर पकड़ के थोड़ा कहा था पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को कि हमको एलिजिबल करो, आरटीआई में उन्होंने जवाब दिया कि आप एलिजिबल हो, मेल में उन्होंने जवाब दिया कि आप एलिजिबल हो, तो आपका टाइम खराब करने की जिम्मेदारी तो उन्होंने उठाया। अगर बाय द वे अगर वो आर्गुमेंट आपका ठीक से नहीं रखते हैं तो 2 साल आपने तैयारी किया, आपकी गलती थी क्या? नहीं, आपकी गलती नहीं थी। तो आपको कंपनसेट करना चाहिए। अगर बाय द वे कुछ होता है तो यू कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन। और ऐसा मैं ऐसे रेंडमली नहीं कह रहा हूं, गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मैटर में, एजुकेशन का मैटर नहीं था, वो रिजर्वेशन में गड़बड़ी हुई थी, फीमेल रिजर्वेशन और मेल रिजर्वेशन की सीट ट्रांसफर में गड़बड़ी हुई थी। तो वहां पे जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे उनको कोर्ट ने कहा कि आप नहीं निकाल सकते, इनको तो रहने ही दो, और जो जिनकी गलत सीट ट्रांसफर हुई है इनको अलग से वैकेंसी क्रिएट करके कंपनसेट करो। यही चीज मैंने राजस्थान में बीटेक वालों को भी कहा है। मेरी ये एडवाइस है कि आपको ऐसे डिमांड करना चाहिए डिवीजन बेंच में कि भाई हमारी क्या गलती है, जो बोर्ड है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि बीटेक एलिजिबल है, प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको एलिजिबल किया तो हमने तैयारी करके एग्जाम दिया, अब हम मेरिट लिस्ट में आ गए, अब आप कह रहे हो कि आप बाहर जाओ। हम क्यों बाहर जाए भाई? आप हमें भी कंपनसेट करो। तो यहां पे भी आप ये कह सकते हो, पर इक्विवेलेंसी प्रूव नहीं हो पाती है। अगर टेक्निकली देखें तो डिप्लोमा और बीटेक की इक्विवेलेंसी आप प्रूव नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर उसी को मेरिट बना लोगे आप, मतलब अपने केस का कि भाई इक्विवेलेंसी बेसिस पे हम एलिजिबल किए हैं, तो फिर आप जाओगे। पर बोर्ड तो आपका वही करने वाला है, क्योंकि बोर्ड को तो खुद ही आइडिया नहीं रहता कि क्या चल रहा है। और बहुत सिंपल चीज है। बीटेक वाले कुछ बच्चों का डाउट ये है, ये भी कुछ बच्चों ने शेयर किया कि देखो बोर्ड ने कहा है कि हम किसी से पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, पर ये अब पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये बोर्ड का मेल बच्चों ने शेयर किया है कि उन्होंने बोला है कि बीटेक एलिजिबल है। इसके अलावा आरटीआई है बच्चों के पास, आरटीआई का जवाब है, उन्होंने बोला है कि एलिजिबल है। वो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे है। ये है जिसमें कहा गया है कि बीटेक एलिजिबल है, बोर्ड का डिसीजन है। फिर ये है आपका वो रिक्रूटमेंट रूल। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का पर्पज ये है कि भाई सजा उसको मिलनी चाहिए जिसने गलती किया है, जिसने गलती नहीं किया। रूल ऑफ लॉ तो यही है ना कि भाई सजा उसको दो जिसने गलती किया है। बीटेक की तो इसमें गलती कुछ है नहीं, बीटेक को तो बोर्ड ने एलिजिबल किया इसलिए बच्चे तैयारी करके एग्जाम दिए। तो अल्टीमेटली बीटेक की गलती नहीं है। कहीं भी इस टाइप की केसेज होती हैं, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई वर्सेस डिप्लोमा, तो उसमें जो स्टूडेंट है उनकी क्या गलती है? इसमें तो नकारा पर सरकारी सिस्टम का है। अगर आपको बीटेक, पहले आप डिसाइड कर लो बीटेक को एलिजिबल करना है कि नहीं करना है। अगर आपको बीटेक को एलिजिबल करना है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है। कई सारे बच्चों ने ये बोला कि सर उसमें मेंशन किया गया है कि जो अंतिम निर्णय, जो लास्ट निर्णय होगा वो किसका होगा? बोर्ड का होगा। ये बिल्कुल सही बात है, और ये वाली डिबेट राजस्थान वाली केस में भी हुआ था। पर इस पे कोर्ट कहता है कि बिल्कुल ठीक बात है, अंतिम निर्णय आपका होगा, पर निर्णय ले तो लो आप टाइम से। निर्णय लेने का एक प्रोसेस होता है। आपका निर्णय, आपका जजमेंट, आपका ऑर्डर आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी आप निर्णय ले रहे हो कुछ भी। इसका एक सेट प्रोसेस होता है कि अगर आपको एलिजिबिलिटी कुछ चेंज करना है तो पहले आप उस एलिजिबिलिटी को चेंज करिए, उसको गजट में पब्लिश करिए, उसको विधानसभा में रखना होता है। विधानसभा में मतलब जिसकी सरकार होती है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, तो वो जनरली पास ही हो जाते हैं। बस वो नाम मात्र का रखने होता है, पर रखना होता है। ये ड्यू प्रोसेस है। कहीं भी किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर आपको एलिजिबिलिटी या कोई भी अमेंडमेंट करना होता है तो अमेंडमेंट करने का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद वो फाइनली गजट में वो अमेंडमेंट पब्लिश होता है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया फिर बीच में एक नोटिस निकाल दिया। नोटिस की कोई वैल्यू नहीं होता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये राजस्थान हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, जो उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि आप आर्बिट्री तरीके से नोटिस निकाल के किसी को बाहर नहीं कर सकते या फिर किसी को एलिजिबिलिटी के हिसाब से अंदर नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने लगोगे, इसके पीछे लॉजिक भी है और ये बात सही भी है। ऐसा होने लगे तो भाई कल को मान लीजिए किसी एग्जाम में कुछ भी नोटिस निकाल दो कि भाई चलो इतना परसेंटेज वाले एलिजिबल रहेंगे, इससे कम वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। कोई निकाल दे या फाइनल ईयर वाले एलिजिबल रहेंगे। किसी का बेटा फाइनल ईयर में तो अपने बेटों का एलिजिबल कर रहा है, किसी को 10 कैंडिडेट ने पैसा दे दिए तो उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई रूल बना रहा है। तो इन शॉर्ट कोर्ट का कहने का पर्पज ये था कि जो अमेंडमेंट हैं या बोर्ड के जुरिडिक्शन में जो आता है कि आपको जजमेंट, आपको
इस पे अपना जजमेंट लेना है कि आपको लेना है नहीं लेना है या क्या चेंज करना है, पर उसका एक सेट या ड्यू प्रोसेस होता है। यू हैव टू फॉलो दैट ड्यू प्रोसेस। आप ऐसे रैंडमली कभी भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि आप न्यूट्रलिटी के साथ ये बता देना कि किसका पक्ष ठीक है, किसका पक्ष भारी है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। अब ये तो देखो कोर्ट डिसाइड करेगा, पर ऐसे केसेज में जो जनरली देखा गया है वो डिप्लोमा जीत जाता है। एक जगह बीटेक वाले भी जीते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड एंड नवीन शर्मा की केस थी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप चाहो तो देख पाओगे। आगे वाला नाम क्या है वो नहीं पता, पर सर ने पता है मुझे। शर्मा वर्सेस हिमाचल प्रदेश की केस थी इलेक्ट्रिक बोर्ड की। उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्गुमेंट दिया था कि भाई किसी के पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो ये उसका डिमेरिट थोड़ा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। आपको ज़्यादा क्वालिफाइड बंदा ले रहा है या ये अभिशाप नहीं है कि कोई ज़्यादा पढ़ लिया तो ये उसकी कोई गड़बड़ी थोड़ो है। ले लो आप, उसके पास ज़्यादा मेरिट है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर वो जजमेंट आने के बाद भी कई सारे हाई कोर्ट ने डिप्लोमा के पक्ष में जजमेंट दिया है। तो हर केस की मेरिट अलग होती है, हर जगह पे आर्ग्यूमेंट अलग होता है। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ ये सारे जो केसेज होते हैं, ऐसे केसेज में इन सभी केसों को प्रेजेंट भी किया जाता है और उस पे कोर्ट का कंक्लूजन भी होता है और जो लॉयर पक्ष और विपक्ष वाले होते हैं उनका आर्ग्यूमेंट भी होता है। उसके बाद हर कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन होता है और उनका जजमेंट आता है। तो कोई भी जीत हार सकता है, पर मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि ये केस पर्टिकुलर उस मेरिट बेसिस पे लड़ी जाती है कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट निकाला गया, कब इसमें चेंजेस किया गया, क्यों किया गया, किसने किया, किस लेवल पे हुआ, या फिर डिसीजन ये हुआ कि बीटेक को एलिजिबल करना हो तो वो डिसीजन जिन्होंने लिया क्या उनके पास ये पावर था ले सकते, क्या वो डिसीजन लेते टाइम जो भी ड्यू प्रोसेस है क्या उसको फॉलो किया गया। अगर वो सब चीजें फॉलो किया गया है तो बिल्कुल बीटेक केस जीत जाएगा। अगर वो सब प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया है तो डिप्लोमा केस जीत जाएगा। पर फिर से मैं कह रहा हूं कि बीटेक को एक दूसरा ग्राउंड भी है कि भाई हमारी गलती नहीं है तो इसमें हमको सजा क्यों मिलनी चाहिए, जब हमारी गलती नहीं हमको क्यों बाहर निकाला। कोई कहेगा कि अभी तो एग्जाम ही तो दे रहे हैं। भाई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एग्जाम दे दिया है, मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, ये आसान बात नहीं होती है। किसी ने अपना 2 साल 3 साल खराब किया है तो दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। बट बाकी तो डिसीजन कोर्ट को लेना है, बाकी डिसीजन कोर्ट का है, इससे ज़्यादा कहने का कुछ मतलब नहीं है। डिप्लोमा को भी मैं कहूँगा कि आप अपनी केस लड़िए, बिल्कुल रिप्रेजेंट करिए, पर किसी से इन्फ्लुएंस होके ना करिए, कन्विंस होके करिए। कोई कह देगा मैं जितवा दूंगा, लॉयर तो देखो सबके कहेंगे, बीटेक वाले कहेंगे, बीटेक का लॉयर कहेगा मैं आपको जितवा दूंगा, 2 हियरिंग में काम खत्म हो जाएगा। वैसे ही डिप्लोमा के कहेंगे, बिल्कुल लॉयर का वो काम है, वो तो यही कहेगा, वो थोड़ा नहीं कहेगा कि मुझे केस दो मैं हरा दूंगा। अगर हरा देगा तो केस क्यों दोगे आप। पर उसके पीछे का कुछ लॉजिक है, कुछ स्टैटिक है, आप भी उस चक्कर में पड़े रहिएगा। और डिप्लोमा के जो अभी लॉयर हैं उनको मैंने देखा है कि उनका जो मैक्सिमम केसेज रजिस्टर हुए हैं 2024 में, वो मैक्सिमम केसेस क्रिमिनल के हैं। तो एक बार आप ये भी रिव्यू करना कि भाई किसको केस दे रहे हो, किससे लड़ा रहे हो, बाकी आपकी मर्जी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि किसी से इन्फ्लुएंस होके मत करिएगा, आप खुद जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करिए। वैसे ही बीटेक से भी कहूँगा आप रिप्रेजेंट करिए। तो कह सकते हैं मेरे कहने से ना ही आपका जजमेंट चेंज होने वाला है और ना ही उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बस जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं उनको फॉलो करता हूँ, इस वजह से ये सारी बातें हमने यहाँ पे किया है। आपके मन में जो हो ना सब भाषा में बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, आर्गुमेंट ठीक से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो आर्गुमेंट है आप बिल्कुल हकदार हो वो लिखने के लिए, कहने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपने पक्ष में सोचने के लिए। बीटेक भी है, डिप्लोमा भी है, पर एक दूसरे को गाली गलौज दे के लड़के उससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। हो सकता है 2-4-5 मिनट का सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि चलो गाली दे लिया, अच्छा फीलिंग आ रहा है, पर उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बाकी कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पर्सनली कहीं पे भी आप करोगे। थोड़ा मुझे देर सवेर हो सकता है पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे आप बीटेक से हो, डिप्लोमा से हो। जो भी न्यूट्रलिटी के साथ मेरा ओपिनियन होगा वो मैं आपको बता दूंगा। कोई किसी केस, किसी जजमेंट का कुछ कॉपी चाहिए तो वो आपका मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी तो आपका लॉयर करने ही वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।